नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली विश्लेषण पर। आज हम देखेंगे एक बड़ी ही दिलचस्प जन्म कुंडली, और मैं तारीफ़ करता हूं इन जिन्होंने भी यह डेट ऑफ बर्थ डाला है। एक तो उन्हें ज्योतिष शास्त्र में बड़ी रुचि है, और एक बार उन्होंने यह डेट ऑफ बर्थ डाला और बार बार नहीं कहा, क्योंकि उन्हें भरोसा था मुझ पर और मुझे भरोसा है आप लोगों पर, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार हैं। यह चैनल शुरू करने का मकसद और यह निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण का मकसद सिर्फ इतना है कि ज्योतिष का जो यह पवित्र ज्ञान है, क्योंकि ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा जाता है, यह आप तक पहुँचे। और इसीलिए आज इस क्रम में हम इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो लोग ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, या जो लोग जन्म कुंडली अध्ययन करना सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 2006, टाइम है 11:37 AM, और जो प्लेस ऑफ बर्थ है दैट इज़ बर्नली, यूनाइटेड किंगडम। इनका जो जन्म नक्षत्र है वह चित्रा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, और चित्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इनका जन्म हुआ है। नक्षत्र स्वामी मंगल है और इनका लग्न नक्षत्र स्वामी बुध है। इनकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है और इनकी राशि तुला है। तो सबसे पहले मैं ग्रहों के पोजीशंस और उनकी डिग्री को बता दूं, इसके बाद हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इन्होंने मुख्यतः ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा है। इन्होंने कहा कि गुरुजी बस इतना बता दीजिए कि कौन कौन से अच्छे योग हैं और इनकी शिक्षा किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अच्छी होगी और इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो हम लोग तमाम इन बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो लग्न है कर्क, और कर्क लग्न में जो लग्नेश चंद्रमा है वह चतुर्थ भाव में है, और कर्क लग्न 22 लग्न जो है वह 22 अंश पर है। मैं अंश के बाद सिर्फ अंश लिखता हूँ, कला और विकला नहीं लिखता हूँ। खैर उसकी बहुत जरूरत नहीं होता, जगह भी नहीं होता, तो अंश का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लग्न जो है जो 22 अंश पर बलवान स्थिति में, हालांकि कुछ शास्त्र और कुछ विद्वान ज्योतिष ये मानते हैं कि 21-22 के बाद नहीं हो तो अच्छा, बट मेरा मानना है कि 25 अंश तक ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो लग्न 22 अंश पर बलवान स्थिति में है और कोई दिक्कत नहीं है, यह बिल्कुल ठीक है, इससे आपको परेशान नहीं होना है। लग्न में ही शनि स्थित हैं 11 अंश पे, तो शनि तो अंश के मामले में काफ़ी बलवान है, कहने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो धन भाव में कोई ग्रह नहीं है। तृतीय भाव में केतु स्थित हैं 8 अंश पे, तो वहीं चतुर्थ भाव में चंद्रमा और गुरु स्थित हैं। चंद्रमा 5 अंश पे हैं और गुरु 19 अंश पे हैं। पंचम, छठम, षष्ठम, पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम, इन भावों में कोई ग्रह नहीं है। पुनः नवम भाव में उच्च के शुक्र हैं 15 अंश पर और राहु हैं 8 अंश पे। तो वहीं दशम भाव में सूर्य 26 अंश पे हैं और बुध 18 अंश पे हैं, और द्वादश भाव में मंगल हैं 22 अंश पर। तो प्रथम दृष्टया यह जन्म कुंडली आप देखेंगे तो आपको एक मिक्स्ड रिएक्शन आएगा। कुछ ग्रह बड़े अच्छे प्रतीत हो रहे हैं, कुछ ग्रह जैसे परम योग कारक ग्रह मंगल द्वादश में जा रहे हैं, पर हम लोग एक एक करके सभी पहलुओं को समझते हैं। यह जन्म कुंडली भी बहुत अच्छी है, कैसे है और क्यों है यह जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लग्न कर्क, राशि तुला, दोनों कर्क और तुला दोनों चर राशि हैं, और लग्न में शनि, और शनि कैसे ग्रह हैं? धीमे चलने वाले ग्रह हैं। तो अगर इनका लग्न में शनि नहीं होता तो ये ओवर एक्टिव होते। खैर क्वेश्चन से ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह पुरुष की कुंडली है या महिला की, या किशोर की कुंडली या किशोरी की, पर ठीक है, जिसकी भी कुंडली है। ये कर्क लग्न और तुला राशि दोनों चर राशियां हैं, और चर राशि वाले जो जातक होते हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, यानी इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं जिसका कि कोई मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें चर हैं, तो सुपर एक्टिव। ऐसे ही बच्चे घर में तूफान मचाए रहते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि इसको तो एक पल का चैन नहीं है। लेकिन लग्न में जब शनि स्थित हो गए
तो लग्न में शनि स्थित होने की वजह से इनके व्यक्तित्व में स्थिरता देंगे। शनि धीमे चलने वाले ग्रह हैं, इसीलिए व्यक्तित्व में स्थिरता देंगे, ठहराव देंगे, गंभीरता देंगे और दूरदर्शिता देंगे और परिपक्वता बहुत ज़्यादा देंगे। यानी शनि प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होते हैं और परिपक्व जल्दी हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ों का समावेश हो गया। अगर ये शनि यहाँ नहीं होते तो कई बार ये हड़बड़ी में गलत डिसीजन ले लेते, कई बार अपनी आदतों की वजह से समस्याओं में फंस जाते। तो यहाँ लग्न में शनि का होना अच्छा है। लेकिन शनि यहाँ पर सप्तमेश है और अष्टमेश है। तो सप्तमेश होकर के लग्न में जा रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, लेकिन अष्टमेश होकर के लग्न में जाना स्वास्थ्य में थोड़ी बाधा उत्पन्न कर सकता है। अगर कोई बीमारी अगर आपको हुई तो वह बीमारी दीर्घकालिक होगी, क्योंकि कई लोग का होता है कि बीमारी होती है और बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी हो गई तो वह बीमारी लंबे समय तक रह सकती है। बुध में देख रहा हूँ आपके सूर्य के साथ अस्त है और शनि की दशम दृष्टि है, और बुध त्वचा के कारक हैं और शुक्र भी से भी हम त्वचा का विचार करते हैं, लेकिन बुध से सबसे ज़्यादा करते हैं। शुक्र भी राहु के प्रभाव में है, तो बहुत संभावना है कि आपको भविष्य में कभी त्वचा रोगों से रूबरू होना पड़े। और अगर कहीं त्वचा रोग हुआ तो त्वचा रोग लंबा चल सकता है, क्योंकि त्वचा कारक बुध पर शनि की दशम दृष्टि है। अब ये जो शनि यहाँ स्थित हैं, शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है? तो शनि की दृष्टि जा रही है पराक्रम भाव में, शनि की दृष्टि जा रही है सप्तम भाव में जो उनकी स्वराशि है, मेरी लाइफ पर बाद में आऊँगा, और दशम भाव में। तो ये शनि का प्रभाव है। इसके बाद यदि मैं बात करूं, हालांकि D9 कुंडली में आपके नवमांश कुंडली में शनि और बुध दोनों उच्च के हो गए हैं और ये बहुत अच्छी स्थिति है। नवमांश कुंडली पर भी जब मैं करियर विचार करूंगा तो इसलिए इन ग्रहों को लिखा हूं, उनका महत्व है। धनेश सूर्य का दशम भाव में आना निसंदेह आपके जीवन काल में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। धन आप खूब अर्जित करेंगे, पैतृक धन भी मिलेगा आपको और अपने प्रयासों से भी आप धन कमाएंगे। तो वहीं पराक्रम भाव में केतु का होना आपसे पराक्रम तो करवाएगा, लेकिन भाई बहनों के प्रति उदासीनता देगा। या तो ये तो हो कि भाई बहन की संख्या कम हो या नगण्य हो, या फिर पर चूंकि शुक्र की दृष्टि है तो यह भी हो सकता है कि भाई बहन तो होंगे लेकिन उनसे संबंधों में उतनी मधुरता नहीं रह पाएगी। हालांकि इसके स्वामी बुध दशम भाव में है और नवमांश में उच्च पर फिर भी शनि से दृष्ट हैं, तो पाप प्रभाव उन पर तो है अवश्य। आपकी जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव के बड़ा श्रेष्ठ प्रतीत होता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा दिग्बली होते हैं और चंद्रमा 5 अंश पे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चंद्रमा का यह अंश चलेगा। तो वहीं गुरु 19 अंश पर होकर के बलवान हैं और गुरु आपकी जन्म कुंडली में वक्री भी हैं। तो जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो अति शुभ फलदायी होते हैं, और जब पाप ग्रह वक्री होते हैं तो उनके जो पाप फल देने की क्षमता है उसमें वृद्धि और बढ़ोतरी हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना होगा कि चंद्रमा आपके क्या है, लग्नेश है, देवगुरु बृहस्पति षष्ठेश है और नवमेश है। नवमेश होने की वजह से ये शुभ हैं और इनमें जो षष्ठम भाव के स्वामी हैं उसका दोष कम लगेगा। तो लग्नेश और नवमेश का संबंध कहाँ बन रहा है? चतुर्थ भाव में, यानी यह केंद्र और त्रिकोण दोनों है, और ये सबसे श्रेष्ठ त्रिकोण, त्रित्रिकोण धर्म भाव, दोनों का युति चतुर्थ भाव में होना, जो कि स्वयं एक केंद्र, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग तो है ही, साथ ही यह गजकेसरी योग भी है। और यह मैंने गजकेसरी योग बनाते समय यह चर्चा की थी कि कर्क लग्न की जन्म कुंडली में जो गजकेसरी योग निर्मित होता है, ऐसा गजकेसरी योग बहुत श्रेष्ठ सफलता देने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश और नवमेश का संबंध बन रहा है। और ये नवमेश और अब देखिए यहाँ नवमेश और धनेश का भी संबंध बन रहा है और लग्नेश और धनेश का भी संबंध बन रहा है। तो लग्नेश धनेश का संबंध बनना भी बहुत श्रेष्ठ, और धनेश और नवमेश का संबंध बनना भी बहुत अच्छा, यानी व्यक्ति का धन और भाग्य का साथ मिलता रहेगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही धन कमाने की इच्छा रहेगी, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य दोनों आमने सामने हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आपका जन्म हुआ है, तो आपके जो चंद्रमा हैं ये पूर्ण बली हैं, लग्नेश आपके पूर्ण बली हो गए, यानी चंद्रमा को पक्ष बल भी है और यहाँ चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब सीधे आ जाते हैं नवम भाव में शुक्र उच्च के हैं। शुक्र स्वामी कहाँ के हैं? लाभ भाव के और चतुर्थ भाव के, यानी चतुर्थेश और लाभेश उच्च के होकर के आ रहे हैं नवम भाव में। यह भाग्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और यह आपके जीवन काल में, क्योंकि लाभ भाव का उच्च का होना यह दर्शाता है कि आप जो भी कर्म अपने जीवन में करेंगे उस कर्म का आपको पूरा लाभ मिलेगा। कर्म करने से कभी पीछे मत हटिएगा, कर्म ही आपको जीवन में महान बनाएगा और जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ होगा। क्योंकि लाभेश का नवम भाव के यहाँ करके पराक्रम भाव से दृष्टि संबंध बनाना यह इस बात की ओर इशारा करता है कि लाभ है तो भाग्य तो आपका अवश्य साथ देगा, लेकिन उसके लिए पर्याप्त पराक्रम आपको करना पड़ेगा। और ऐसे ही जातक जितना ज़्यादा पराक्रम करते हैं वह जीवन में उतना ऊंचा उठते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर स्थिति लाभेश का उच्च का होना, बहुत श्रेष्ठ। अब यहाँ सूर्य, क्या सुंदर स्थिति। सूर्य जो होते हैं वो राज्य सुख के कारक होते हैं और दशम भाव में सूर्य तभी होता है जब दोपहर में करीब 11 से 1 या 11:30 से 1:30 यही समय होता है। महीनों के हिसाब से बदलता रहता है, कभी 10:30 12:30 भी हो जाता है। दशम भाव में सूर्य मेष राशि में, एक तो सूर्य खुद दशम भाव में कारक होते हैं, राज्य सुख के कारक, ये भाव भी वही, और मेष राशि में सूर्य, हालांकि 26 अंश पर है फिर भी कोई बात नहीं है। यहाँ सूर्य बहुत ही सशक्त स्थिति में है और सूर्य आपको अपने जीवन काल में पूर्ण मान सम्मान देंगे। हो सके तो आप अपने प्रयासों से राजनीति में भी हस्तक्षेप रखें, पॉलिटिक्स में एंटर कर जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएं। हालांकि मैं आपके क्वेश्चन पर अभी आया नहीं हूं कि शिक्षा और मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, बट सूर्य की यह स्थिति यह इस बात की ओर भी एक इशारा दे रही है कि प्रशासन में आप उच्च पद पर जा सकते हैं। तो वहीं बुध यहाँ अस्त है, पर बता दूं सभी दर्शकों को कि बुध को अस्त होने का दोष जो है वह नहीं लगता, क्योंकि बुध हमेशा सूर्य के समीप रहते हैं। जब हमेशा वो सूर्य के समीप हैं तो अस्त में भी बुधादित्य योग निर्मित हो जाता है और आपकी जन्म कुंडली में बुधादित्य योग है और यह बुधादित्य योग आपको जीवन काल में बहुत श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेगा। तो वहीं जन्म कुंडली में आपके धनेश और पराक्रमेश का संबंध बना और जो द्वितीयेश और तृतीयेश के संबंध में मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति सरकार द्वारा सम्मानित भी होते हैं। तो सूर्य बुध की भी स्थिति अच्छी। आपकी जन्म कुंडली में जो सबसे योग कारक ग्रह हैं वह है मंगल। क्यों है जानिए, क्योंकि मंगल स्वामी है पंचम भाव के और मंगल स्वामी है दशम भाव के, और पंचमेश और दशमेश होकर के वह द्वादश में है। अब एक मैंने वीडियो बनाया था, शायद पुराने चैनल पर होगा, ज्योतिष सरोवर पे, कि 12वें भाव में ग्रह अगर स्थित होते हैं तो कुछ खास अपने कारकत्व की चीज़ों को बढ़ा देते हैं, वो जिस भाव के कारक। अब यहाँ 12वें भाव में मंगल है तो मंगल पराक्रम के कारक होते हैं, मंगल मेहनत के कारक होते हैं, मंगल शौर्य के कारक होते हैं। तो मंगल इन चीज़ों में वृद्धि कर देंगे। अब आपके प्रश्न पर आ जाता हूँ। पहला प्रश्न आपने पूछा कि आपके लिए कौन सा फील्ड स्टडी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखिए, सूर्य उच्च का है तो प्रशासन। अब आप अभी वर्तमान में इंग्लैंड में हैं कि इंडिया में हैं मैं जानता नहीं, वहाँ पे प्रशासन में अगर जाने की कोई पढ़ाई होती हो तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। आप वहाँ पर बिल्कुल जो है उसमें सफल हो सकते हैं। वहाँ भी सिविल सर्विसेज होगा ही, किसी न किसी नाम से अवश्य होगा, तो आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। दूसरी बात, आपकी जन्म कुंडली में मैं देख रहा हूँ कि लग्नेश और षष्ठेश का संबंध है और यह संबंध दशम भाव में जा रहा है और धनेश और षष्ठेश का भी संबंध स्थापित हो रहा है। यानी छठे भाव का स्वामी और गुरु भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो छठा भाव का स्वामी रोग, रिपु और शत्रु को दर्शाता है। तो लग्न का संबंध बना रोग से, लग्न का संबंध बना संकट से। तो ऐसे भी आपके व्यक्तित्व में उन चीज़ों का प्रवेश हो सकता है जिससे आप रोगों पर कोई पढ़ाई करें तो डॉक्टर बन सकते हैं आप, लोग संकटों को, तकलीफ़ों को दूर करें। तो ये मेडिकल के लिए बड़ी उपयुक्त कुंडली साबित होती दिख रही है मुझे, क्योंकि सूर्य को औषधि का भी कारक माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, सूर्य को मेडिसिन का भी कारक माना जाता है और गुरु को ज्ञान का कारक माना जाता है। तो सूर्य और गुरु आमने सामने हैं। तो जब सूर्य और गुरु आमने सामने हैं तो इसकी बहुत संभावना है कि ऐसा व्यक्ति मेडिकल के क्षेत्र में जाए और मेडिकल के क्षेत्र में अपना नाम कमाए। मैंने आपको कारण भी बता दिया क्यों, क्योंकि लग्नेश और षष्ठेश का संबंध, नवमेश और षष्ठेश स्वयं गुरु ही है
और धनेश और षष्ठेश का संबंध और धनेश और नवमेश का संबंध, और ये दशम भाव में बनना। और चूँकि सूर्य और बुध, मेडिकल लाइन में जाने के लिए मैथ्स साइंस भी पढ़ना पड़ता है, तो साइंस तो खैर पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ्स भी कुछ समय तक पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आपको आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए बायोलॉजी के लिए। तो बुधादित्य योग यहाँ बैठ कर के आपके दिमाग में शार्पनेस देंगे। हाँ, हो सकता है कि पंचमेश पर थोड़ा सा शनि का प्रभाव हो गया है, तो आपको याद होने में दिक्कत आए या लंबे समय तक आप स्टोर ना कर पाएँ, तो उसके लिए अभ्यास कीजिए। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का स्पष्ट तौर पर मैंने बताया आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा बताया मैंने डॉक्टर, और डॉक्टर क्यों, यह अभी मैंने बताया, इसका कारण भी मैंने स्पष्ट किया कि डॉक्टर आपको क्यों बनना चाहिए और क्यों आप बन सकते हैं। और तीसरा जो आपके लिए फील्ड है वो नवम भाव में आपका शुक्र उच्च का है, और शुक्र का संबंध बन रहा है पराक्रम भाव से। तो शुक्र का संबंध जब पराक्रम भाव से बन रहा है तो हो सकता है तो आपको मॉडलिंग, एक्टिंग या फैशन डिज़ाइनिंग में भी इंटरेस्ट हो। लेकिन सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, फिर मेडिसिन, और इसके बाद इस क्षेत्र में आप सर्वाधिक सफल हो सकते हैं। इसके लिए अब हमें आपकी D10 चार्ट को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि D10 चार्ट और D9 चार्ट आपका क्या कहता है। तो देखिए, D9 चार्ट में सैटर्न एग्जाल्टेड, मरकरी एग्जाल्टेड, बहुत सुंदर स्थिति। आपके शनि भी उच्च के हो रहे हैं और बुध भी उच्च के हो रहे हैं। तो बुध आपको प्रॉपर वाक शैली देंगे, कम्युनिकेशन स्किल देंगे, तो वहीं सैटर्न आपको पेशेंस देंगे, परसेवरेंस देंगे, और आप टूटेंगे नहीं, पेशेंट होंगे नहीं, आप में धैर्य रहेगा। और मेडिकल वगैरह में जाने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है। इवन मैं तो कहूँगा प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए भी धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि अगर एक प्रशासनिक अधिकारी के पास धैर्य नहीं होगा तो वह चीज़ों को बहुत बेहतर हैंडल नहीं कर पाएगा। दूसरा, D9 में आपके मंगल, गुरु, राहु और केतु स्वराशिस्थ हो रहे हैं। वाह, यानी नवमांस कुंडली जो कि आपकी भाग्य की कुंडली है, अगर जन्म कुंडली हमारा शरीर है तो नवमांस कुंडली एक्सरे है कि शरीर के जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो कितना हो पा रहा है। इसके लिए हमें D9 को चेक करना पड़ता है, और ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति में मुझे दिख रहा है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो चंद्रमा अवश्य आपके नीच के हो रहे हैं, चंद्रमा आपके लगने से, लेकिन पक्ष बल मजबूत है। फिर भी आपको अपने जीवन में श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। D10 चार्ट में बाकी सब ग्रह आपके ठीक है, मून जो है आपके डेबिलिटेटेड है, यानी नीच के हैं। तो चंद्रमा का आप उपाय कीजिए अपने जीवन में, और चंद्रमा का आप जितना उपाय करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो करियर की स्थिति तो आपकी बड़ी अच्छी दिख रही है। दूसरी बात, मैरिड लाइफ में बात करूं, देखिए मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों अधिकांश जब मेरे पास कर्क लग्न और सिंह लग्न की जन्म कुंडली आती है तो मैं मैरिड लाइफ का विचार नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब में, लेकिन अधिकांश कर्क लग्न और सिंह लग्न की जातकों के जीवन में मेरे लाइफ से संबंधित कुछ समस्याएं रहती हैं। भगवान न करे ऐसा हो। हालांकि शनि लग्न में हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं जो उनका भाव है, और ये नियम है ज्योतिष शास्त्र का कि कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखता है तो उस भाव को पुष्ट करता है। लेकिन शनि का जो मौलिक स्वभाव है वह क्या है? वह वैराग्य है, वह तपस्या है। जहाँ उनकी दृष्टि जाती है, अपने घर पे दृष्टि हो तो बात और है, लेकिन वहाँ से उदासीनता है, वहाँ से विच्छेद है। तो मैरिड लाइफ के लिए शनि थोड़ा सा निरस्ता दे देते हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए ये स्थिति बहुत अनुकूल तो नहीं कही जाएगी, फिर भी ठीक है। केतु की भी दृष्टि है, 1 2 3 4 5, केतु की भी दृष्टि आ रही है, तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी आइडल नहीं कही जाएगी, लेकिन ठीक है, मैरिड लाइफ अच्छा चलेगा। थोड़ा अब हल्का फुल्का प्रॉब्लम तो होता ही है, तो प्रॉब्लम होगी, पर बहुत आइडल नहीं कहा जा सकता। और देखिए, लड़कियों की कुंडली में सप्तमेश के साथ साथ गुरु नैसर्गिक रूप से विवाह के कारक होते हैं, तो गुरु और मंगल भी कुछ हद तक। तो गुरु यहाँ पर, गुरु पर सूर्य का भी प्रभाव है, तो सूर्य भी एक विच्छेदात्मक ग्रह है, और सप्तम भाव पर मंगल की भी दृष्टि है, 7 और 8, 8वीं दृष्टि मंगल की। तो थोड़ा सा सप्तम भाव पाप प्रभाव में है। इसके लिए आपको थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा मैरिड लाइफ का, और ये आपको ध्यान रखना होगा कि इनकी शादी जिससे भी हो उसकी जन्म कुंडली में जो 7th हाउस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। यदि ऐसा हो जाता है तब कोई दिक्कत नहीं आएगी और फिर मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। अगर ऐसा आप नहीं ध्यान रख पाते हैं फिर आपको परेशानी होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, जहाँ गजकेसरी योग बन रहा है, सूर्य बुध सूर्य उच्च के वहाँ स्थित हो रहे हैं, शुक्र उच्च के हो रहे हैं,
2 ग्रह उच्च के हो रहे हैं। अब क्या चाहिए? हाँ, लग्नेश में थोड़ा बल नहीं है और थोड़ा सा आपको लग्नेश को सही करना है और लग्नेश का उपाय करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अभी वर्तमान महादशा राहु की है, जो कि 1 मार्च 2007 से चल रही है और 1 मार्च 2025 तक चलेगी। तो राहु की यह दशा मानसिक रूप से परेशान करने वाली होगी, पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगेगा। राहु शुक्र के साथ भी हैं, तो मैंने देखा है कि जब शुक्र के साथ राहु होते हैं तो भटकाव भी होता है, उम्र भी इनकी भटकाव की है। तो इससे बचने की आवश्यकता है। मित्रों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपनी पढ़ाई लिखाई में आपको ध्यान देना है। इसके बाद अच्छी चीज़ ये है कि 2-3-2025 से यानी करियर बिल्डिंग के मेन टाइम में इनकी गुरु की महादशा प्रारंभ हो जाएगी और 1 मार्च 2041 तक रहेगी। गुरु स्वयं शत्रु राशि में थोड़ा सा, पर बाकी चीज़ें अनुकूल हैं और गुरु का एक संबंध बन रहा है तृतीयेश के साथ और द्वादशेश के साथ, बुध के साथ। तो थोड़ा सा मानसिक परेशानी के साथ गुरु की महादशा बहुत श्रेष्ठ रहेगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था जन्म कुंडली विश्लेषण आज का, जहाँ हमने एक जातक की जन्म कुंडली का अध्ययन किया और पाया कि इनका करियर बढ़िया अच्छी स्थिति में है और वैवाहिक जीवन में पहले से ही थोड़ा सा ध्यान अगर रखा जाए तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो सकता है। मैं इनके सुखी, स्वस्थ, यशस्वी और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि इनका जीवन बहुत अच्छा हो। साथ ही जो मेरे दर्शक आज यह वीडियो देख रहे हैं और वो सभी नवीन दर्शक जो जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, मैं उन सबके भी उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और ईश्वर से यह कामना करता हूं कि आप सफलता की बुलंदियों पर जाएं और सबसे पहले आप स्वस्थ रहें। मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है या आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न भेज सकते हैं। हम आपकी भी कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास अवश्य करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।